कैसे काम करता है, उसका उपयोग कहाँ और कैसे किया जाता है, कहाँ का यूज होता है, विशेषता क्या है, वो सारा पढ़ लिया। आज भी हमारा उसी से रिलेटेड कुछ चीजें हैं और कुछ हमारी नई है। इसमें है आज के चैप्टर का नाम कंप्यूटर सिस्टम। ये जो कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, सीपीयू और ये सारी चीजें मिलकर जो ऑपरेट करते हैं इसको हम पूरे को कंप्यूटर सिस्टम बोलते हैं। कंप्यूटर ही है लेकिन सिस्टमेटिक तरीके से काम करता है, इसलिए इसको बोलते हैं कंप्यूटर सिस्टम। इसमें आपका ये चारों पार्ट का होना आवश्यक है। इसमें इनपुट भी होगा, आउटपुट भी होगा, स्टोरेज भी होगा और प्रोसेसर भी होगा। तो ये कंप्यूटर सिस्टम कहलाता है। फिर कंप्यूटर सिस्टम की परिभाषा क्या बनती है? संडे से आज तक यही परिभाषा चलती आ रही है। कंप्यूटर एक बिजली से चलने वाला साधन है जो कि हमारे द्वारा दिए गए डेटा को अंदर लेता है। डेटा बोले तो अल्फाबेट्स, नंबर, सिंबल, ये सारे डेटा कहलाते हैं। क्योंकि इनको अंदर लेता है जिनका कोई मतलब नहीं निकलता है, अंदर लेता है, स्टोर भी करता है, कैलकुलेट करके परिणाम को मॉनिटर पर दिखाता है। कंप्यूटर सिस्टम कहलाता है। इसके जो गुण है, कितने गुण होते हैं इसके? गुण कितने होते हैं? 5। कौन कौन से? इलेक्ट्रॉनिक। कंप्यूटर हमारा इलेक्ट्रॉनिक या नॉन इलेक्ट्रॉनिक होता है। नॉन इलेक्ट्रॉनिक में आपका मोबाइल आता है और लैपटॉप आता है। ये वाला जो है नॉन इलेक्ट्रॉनिक निकलता है, लेकिन वो भी तो कंप्यूटर है, इसलिए इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक भी हो सकता है और नॉन इलेक्ट्रॉनिक भी हो सकता है। दूसरा, कंप्यूटर के अंदर आपके इनपुट डिवाइसेस होंगे जिसमें इनपुट डिवाइसेस का होना आवश्यक है, जैसे कीबोर्ड, माउस। ठीक है, आप मोबाइल यूज करते हैं, उसमें आप टाइपिंग करने के लिए आपके पास वो कीबोर्ड ऑटोमेटिक ओपन होकर आ जाता है। फिर डाटा इनपुट होने के बाद में कहा जाता है हमारा प्रोसेसर के पास में, तो उसमें प्रोसेसर भी चाहिए। तो डाटा को क्या करेगा? प्रोसेसिंग करेगा, गणना करने का कार्य करता है। फिर कहीं ना कहीं डाटा आपका स्टोर होगा। ठीक है, तो स्टोरेज उपकरण भी होना चाहिए। और फिर आपको आपका रिजल्ट आपको दिख जाता है। इसके लिए आपको आउटपुट डिवाइसेस की आवश्यकता पड़ेगी, तो वो होना चाहिए स्टोरेज डिवाइसेस, प्रोसेसर यूनिट। ये 5 गुण जिसमें होते हैं उसे हम कंप्यूटर कहते हैं। ये इसकी पहचान है। जैसे इंसान की पहचान है ना, 2 हाथ होते, 2 पैर होते, 4 पैर देखे इंसान के? नहीं देखे, क्योंकि वो इसकी विशेषता नहीं है, वो गाय, भैंस, बकरी की विशेषता होती है। उसी प्रकार से इसकी विशेषता, इससे पहचाना जाता है ये कंप्यूटर है। ठीक है, तो इसी आधार पर हमारा कंप्यूटर की परिभाषा भी बनती है और इसी के गुण भी होते हैं। ठीक है, इसकी विशेषता भी हमने देखी थी। विशेषता में क्या देखा था आपने? विशेषता, कंप्यूटर की विशेषता क्या क्या थी? कंप्यूटर हमारा स्पीड के साथ कार्य करता है, पहली विशेषता ये थी। दूसरी, एक्यूरेसी। आपका जो कंप्यूटर है बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ, शुद्धता के साथ कार्य करता है। तीसरा है हाई स्टोरेज। हाई स्टोरेज, कंप्यूटर में डाटा स्टोर करने की कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है। और वर्जेबिलिटी, यानी कि विविध प्रकार का कार्य एक ही हमारा सिस्टम कर लेता है। और डिलीजेंस, डिलीजेंस, कभी थकता नहीं है, बोर नहीं होता है। और लिमिटेशन में क्या है इसका? नो IQ, इसके पास में इंटेलिजेंट क्वालिटी नहीं होती है। बाकी सारी विशेषता इसकी एक ही कमी है। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। कंप्यूटर की परिभाषा बन जाएगी, आपका पेपर अच्छा चल जाएगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता था, आप आंसर दे पाएंगे। डन। तो ये कंप्यूटर की परिभाषा थी। कंप्यूटर में प्रमुख घटक होते हैं 2। पहले है आपका हार्डवेयर पार्ट। हार्डवेयर पार्ट क्या होता है? हाँ ना, आप जिसे देख भी सकते हैं, सी एंड टच, जिसे आप देख भी सकते हैं, छू भी सकते हैं। 3 हार्डवेयर पार्ट कौन कौन से? कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, सीपीयू। ये 4 तो आपके यहीं लिखे हुए। ठीक है, इनको हम कार्य के आधार पर अलग अलग बांटते हैं। इसमें कुछ इनपुट डिवाइसेस होते हैं, हार्डवेयर में कुछ प्रोसेसर यूनिट होता है, हार्डवेयर में कुछ स्टोरेज उपकरण होते हैं, हार्डवेयर में कुछ आउटपुट डिवाइसेस होते हैं। ये सारे हार्डवेयर कहलाते हैं। ठीक है,
सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर के अंदर जो चीज चलती है जिसे आप पकड़ नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, उसे सॉफ्टवेयर बोलते हैं। मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? 3। ठीक है, वी कैन ओनली सी, जिसे आप केवल देख सकते हैं लेकिन टच नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे कि आपका फाइल हो गया, आपने जो बनाया, आपका सॉफ्टवेयर हो गया जिसमें आपने काम करा हो, और आपका प्रोग्राम सॉरी फोल्डर हो गया जहां से जहां पे आपने फाइल को स्टोर करा हो। तो वो सारे के सारे हमारे क्या कहलाएंगे? सॉफ्टवेयर पार्ट। बैठ जाओ ना, जगह है, आ जाओ। अब तो हम बुक से पढ़ेंगे, जैसे कि आपका थोड़ा ध्यान बुक में भी रहे। पेज नंबर है आपके चैप्टर नंबर 2 में कितना है? 6 7 7th पे आ जाइएगा। डबल प्रिंटेड है कैसे? नंबर गलत लिख दिया होगा। कंप्यूटर सिस्टम अपने आसपास के वातावरण से बातचीत करने के लिए कंप्यूटर पेरिफेरल्स, पेरिफेरल डिवाइस वो होते हैं जो इनपुट और आउटपुट दोनों का काम करते हैं, वो पेरिफेरल उपकरण कहलाते हैं। पेरिफेरल इनपुट आउटपुट डिवाइस का उपयोग करता है कौन? कंप्यूटर, क्योंकि इनपुट भी चाहिए, ये सारी गुण चाहिए उसमें, तभी वो काम कर पाएगा। और कंप्यूटर पेरिफेरल को मोटे तौर पर 3 श्रेणियों यानी कि इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस में विभाजित किया गया है। इनपुट क्या होता है, आउटपुट क्या होता है, वो आप लोगों ने अच्छे से करा है, तो संडे हम यही करता है। इनपुट डाटा को अंदर देने में मदद करता है, आउटपुट जो रिजल्ट हमें प्रदान करता है, जो एक ही सिस्टम जो दोनों का कार्य करता है, वो क्या कहलाएगा? हमारा पेरिफेरल उपकरण। फिर कंप्यूटर को शुरू करना, वो आप लोगों को अच्छे से आता है। कंप्यूटर में 2 बटन होते हैं, ठीक है। एक बटन किसका होगा? हमारा सीपीयू का, और एक बटन हमारा किसका होगा? मॉनिटर का। ये इलेक्ट्रिसिटी का बटन है, जैसे ही आप इसको ऑन करोगे ये ऑन हो जाएगा, जैसे इसको ऑन करोगे ये ऑन हो जाएगा। ठीक है, इधर ऊपर हमने क्या करा है, एक ही स्विच में दोनों को ऐड कर लिया, एक ही स्विच से दोनों स्टार्ट हो जाएंगे, बाकी नीचे आपके अलग अलग है। अब कीबोर्ड और माउस जो होता है हमारा सीपीयू से अटैच हो जाता है, तो इसको चलाने की आवश्यकता नहीं है, ये यूनिवर्सल होते हैं, किसी भी सीपीयू में अटैच करके आप इसका उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए अन्य सॉफ्टवेयर की आवश्यकता नहीं है, बाकी सारे डिवाइस के लिए अन्य सॉफ्टवेयर की आवश्यकता पड़ेगी। 2 ही डिवाइस से कंप्यूटर में से जिनको जोड़ने के लिए कोई सॉफ्टवेयर की आवश्यकता नहीं पड़ती, किसी भी लैपटॉप के अंदर किसी भी कंप्यूटर में जोड़ के आप चला सकते हैं। ठीक है, जबकि आप कैमरा इसमें सब डायरेक्ट नहीं चला सकते, प्रिंटर आप डायरेक्ट नहीं चला सकते, और भी जैसे जॉयस्टिक आएगा उसको डायरेक्ट नहीं चला सकते। उसको चलाने के लिए उसके सॉफ्टवेयर चाहिए, जिसको क्या बोलते हैं? डिवाइस ड्राइवर। सॉफ्टवेयर चाहिए जिसको बोलते हैं डिवाइस ड्राइवर। ठीक है, ऑन ऑफ करने के लिए देखो लैपटॉप का एक फोटो दे रखा है, उसमें ऑन ऑफ का बटन दे रखा है, जहां से आप इसको स्टार्ट कर लेते हैं। स्टार्ट करने के बाद में लास्ट में सबसे नीचे की साइड जो राइट हैंड साइड में आपका एक फोटो आ रहा है, उसको क्या बोलते हैं? कंप्यूटर का डेस्कटॉप। जैसे कंप्यूटर स्टार्ट हो जाता है, कलरफुल स्क्रीन आ जाता है, कलरफुल स्क्रीन आता है, जिसमें क्या होंगे आपके यहाँ पे आपके छोटे छोटे पिक्चोरिकल फॉर्मेट में फाइल होगी, फोल्डर होगा, सॉफ्टवेयर होगा, जिनको संयुक्त रूप से क्या कहते हैं? आइकन्स। ठीक है, तो ये कलरफुल स्क्रीन आ जाता है, इसको आप डेस्कटॉप कहते हैं। डेस्कटॉप 3 चीजों से मिलकर बना, एक तो इसके पीछे वॉलपेपर लगा होगा, एक टास्क बार होगा, और एक आइकन होंगे, 3 ही चीजों की। कंप्यूटर को स्टार्ट करने के बाद क्वेश्चन आता है रिसेट में, कंप्यूटर को प्रारंभ करने के बाद जो पहला कलरफुल स्क्रीन आता है उसको क्या बोलते हैं? डेस्कटॉप। अब डेस्कटॉप पे कभी कभी क्या होता है, आपके पासवर्ड लगे हो तो इस प्रकार का स्क्रीन आएगा पेज नंबर 8 पे। ठीक है, ये अकाउंट बना, तो 3 अकाउंट बने हुए ना, ऊपर 3 फोटो लगा हुआ देखो अलग अलग, इसको अकाउंट बोलता है। आगे पढ़ेंगे ये अकाउंट क्या होता है। तो ये अकाउंट होते हैं जो आपने बना रखे हैं, तो उस पर क्लिक करना पड़ेगा, पासवर्ड आपको इनपुट करना पड़ेगा। अगर आपने क्रिएट कर रखा है तो फिर आप अंदर जाके कार्य कर सकते हैं। जैसे कि नीचे देखो आपको पासवर्ड लगा के लॉगिन करना पड़ेगा, अगर पासवर्ड नहीं तो आप डायरेक्ट चला सकते हैं। फिर है कंप्यूटर सिस्टम के प्रमुख घटक। ठीक है, घटक में हमने हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर पढ़ा था। हार्डवेयर कौन सा होता है? जिसको आप देख भी सकते हैं, छू भी सकते हैं, और सॉफ्टवेयर वो होता है जिसमें आप कार्य करते हैं। ठीक है, अब कंप्यूटर सिस्टम की परिभाषा में देखो इसमें एक लाइन दे रखी है, डेटा का मतलब रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स होता है। 3 नंबर की लाइन है ना, डेटा का मतलब रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स होता है। कल किसी ने पूछा था कि सर डेटा क्या होता है, तो ये आपकी परिभाषा है। अब कंप्यूटर को चलाने के लिए 5 चीजों की आवश्यकता होती है। ये कंप्यूटर सिस्टम को चलाने के लिए सबसे पहले लोग चाहिए। अगर आप इस कंप्यूटर पर नहीं बैठो तो ये ऑटोमेटिक नहीं चलेगा।
जिस कंप्यूटर में आप नहीं बैठे वो कंप्यूटर ऑटोमेटिक नहीं चलेगा। तो पीपल की आवश्यकता होती है, प्रोसीजर। अब आप इंसान हो तो आपके पास में एक काम करने का तरीका आपको आना चाहिए कि इस कंप्यूटर में आपको वीडियो चलाना तो कैसे चला जाए, टाइपिंग करना तो कैसे किया जाए, ठीक है, फोटो को एडिट करना तो कैसे किया जाए, वो तरीका आपको आना चाहिए, वो कार्य आप कर सकते हैं। फिर है सॉफ्टवेयर। अब जो कार्य आपको करना है वो सॉफ्टवेयर कंप्यूटर में चाहिए। जैसे आपको टाइपिंग करना तो वर्डपैड नोटपैड चाहिए, आपको कुछ ड्रॉ करना तो आपको पेंटिंग प्रोग्राम चाहिए, तो वो सॉफ्टवेयर चाहिए। लोग चाहिए, लोगों के पास में प्रोसीजर चाहिए, काम करने का तरीका उनको आना चाहिए, कंप्यूटर चलाना आना चाहिए, कहने का मतलब देन सॉफ्टवेयर होना चाहिए कंप्यूटर में। फिर कंप्यूटर में हार्डवेयर भी होना चाहिए। अब सॉफ्टवेयर है, कीबोर्ड माउस नहीं है तो लिखोगे कहां से, तो वो भी चाहिए। उसी के साथ साथ आपको डेटा चाहिए। अब सारा काम चलाना भी आता है, अब आपको स्पेलिंग नहीं आती, स्पेलिंग नहीं आती तो किताब में कॉपी में देखना पड़ेगा, तो वो डेटा चाहिए, ठीक है। तो सारी चीजें, पांचों चीजें मिलकर आप कंप्यूटर को चलाती है। फिर अगला पार्ट है हमारा कंप्यूटर सिस्टम के प्रमुख घटक में हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, जो हमने आपको अच्छे से बता दिया है। कंप्यूटर सिस्टम के प्रमुख हार्डवेयर घटक है, पेज नंबर 9 पे देखिएगा। प्रोसेसर, सीपीयू, इनपुट डिवाइस में कीबोर्ड माउस, आउटपुट डिवाइस में मॉनिटर, प्रिंटर और स्पीकर मुख्यतः होते हैं। मेन मेमोरी में रैम और रोम होना चाहिए, और सेकेंडरी मेमोरी में फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, सीडी, डीवीडी, एसडी कार्ड, ये सारी चीजें होती है। ये सारे कंप्यूटर के हार्डवेयर पार्ट है। बात करते हैं हमारे सॉफ्टवेयर की, जिसे आप काम में तो ले सकते हैं लेकिन टच नहीं कर सकते हो, कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर कहलाता है। जैसे कि आपका फाइल, फोल्डर और प्रोग्राम्स, ये सारे आइकन भी कहलाते हैं। फिर है कंप्यूटर के इनपुट डिवाइसेस। कुछ इनपुट डिवाइसेस की परिभाषा आपको यहाँ पे दे रखी है। पहला इनपुट डिवाइस है हमारा कीबोर्ड, ठीक है। कीबोर्ड में कितनी कीज होती है? हाँ, इनपुट डिवाइसेस, कीबोर्ड, कीबोर्ड में क्वेश्चन बनते 4-5 है ना। कीबोर्ड में कितनी कीज होती है? 104, ठीक है। कीबोर्ड में फंक्शन कीज कितनी होती है? F1 से लेके F12 तक, ठीक है। कीबोर्ड में कॉम्बिनेशन कीज कौन सी कहलाती है? कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन यानी कि जो अकेली कीज काम नहीं करती। एक तो आपका शिफ्ट अकेला काम नहीं करता है, एक आपका कंट्रोल अकेला काम नहीं करता है, एक आपका ऑल्ट अकेला काम नहीं करता है, इससे हम कॉम्बिनेशन कीज बोलते हैं। एक आता है टॉगल कीज, ठीक है। टॉगल कीज, टॉगल कीज क्या होती है? जो ऑन और ऑफ का कार्य करती है, जो कंप्यूटर में ऑन ऑफ का कार्य करती है उसको टॉगल कीज कहा जाता है। कौन कौन सी होती है? कैप्स लॉक, बंद है तो स्मॉल लेटर आएगा, चालू है तो कैपिटल आएगा। नंबर लॉक, बंद है तो नंबर काम नहीं करेंगे, चालू है तो नंबर कार्य करेंगे। एक आता है स्क्रॉल, जो कि एक्सेल में काम करता है। जब वो ऑन होगा तो एक्सेल के सारे रो एक साथ स्क्रॉलिंग होते हैं, और वो बंद होगा तो एक एक स्क्रॉलिंग कर सकते हैं। तो 3 की ये है, ठीक है। टॉगल कीज कौन कौन सी होती है? कैप्स लॉक, कैप्स लॉक और नमलॉक और स्क्रॉल, ये 3 की है टॉगल कीज। ये 4-5 क्वेश्चन आपके आरसीटी में आते हैं कीबोर्ड के, ठीक है। बाकी कोई भी जैसा आपको पूछ लेगा या बैक स्पेस क्या काम करता है, तो बैक साइड से डिलीट करने के लिए काम आता है, और डिलीट क्या काम आता है? फ्रंट साइड से डिलीट करने के लिए काम आता है। ये कीज का यूज, अगर आपको कीबोर्ड का जो यूज आपको सिखाया गया, सारे कीज का यूज आता है तो आप आंसर दे सकते हैं। बाकी बड़ा बड़ा मैंने आपको लिख दिया। डन। ये कंप्यूटर का एक इनपुट डिवाइसेस होता है। नीचे दे रखा देखिएगा, कैप्स लॉक, नंबर लॉक, स्क्रॉल को टॉगल कीज कहा जाता है, क्योंकि ये ऑन और ऑफ का कार्य करती है। जब बंद होती तो वो फंक्शन काम नहीं करता, चालू होती तो वो फंक्शन कार्य करता है। कंट्रोल ऑल्ट को कॉम्बिनेशन कीज भी कहा जाता है, और भी लिखा है मैंने, देख लीजिएगा। फिर है हमारा दूसरा पॉइंटिंग डिवाइस, POINTING, पॉइंटिंग डिवाइस। पॉइंटिंग डिवाइस क्या होता है? जो छोटी छोटी चीजों को पॉइंट करने के लिए काम आता है। उसमें कौन सा है हमारा? माउस। माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस है। माउस हमारा किस प्रकार का बना होता है? इस प्रकार का बना होता है। एक बटन इधर होता है, एक बटन, 3 बटन होता है। जो राइट हैंड साइड में जो बटन होता है उसको बोलते हैं राइट क्लिक, और जो लेफ्ट साइड में जो बटन होता है उसको बोलते हैं लेफ्ट क्लिक। इसे हम प्राइमरी बटन भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये चीजों को खोलने और बंद करने में हमारी मदद करता है। जब आप पहली बार कंप्यूटर में बैठते तो आपको यही सिखाया जाता है, इसी बटन से आपकी फाइल बंद होगी, इसी बटन से आपकी फाइल खुलेगी, इसी बटन से आपका कट कॉपी होगा, इसी बटन से उठा के किसी चीज को ले जा सकते हैं। इसलिए इसको बोलते हैं प्राइमरी बटन। बाकी बीच वाली जो लाइन होती है इसको स्क्रॉल बोलते हैं। राइट हैंड साइड में जो लाइन होती है इसको क्या बोलते हैं? राइट क्लिक,
ठीक है, तीनों ही आपके बटन कहलाते हैं। फिर है आपका टच पैड, TUCHPAD। टच पैड क्या होता है? अगर आप लैपटॉप यूज में लेते हैं, लैपटॉप यूज में लेते हैं तो उसमें क्या नहीं होता है, माउस नहीं होता, उसकी जगह क्या होता है, टच पैड। वो भी आपका इनपुट डिवाइस का कार्य करता है। ठीक है, उसको आपको फिंगर से आपको मूवमेंट करवाना पड़ेगा, चलाना पड़ेगा, इसलिए उसको भी पॉइंटिंग डिवाइस कहते हैं। पेज नंबर 10 पे देखिएगा, ये टच पैड दिखा रखा आपको, दिख रहा है क्या? ठीक है, तो यहां से आप माउस का कार्य कर सकते हैं, किसमें, लैपटॉप के अंदर। फिर ट्रैक पॉइंट, ये क्या होता है? जब भी आप कीबोर्ड की कोई कीज दबाते हैं, जब भी आप कीबोर्ड की कोई कीज दबाते हैं तो की अंदर जाती है, तो जैसे आपने ये दबाया तो ये दिख जाता है आपको, और की अंदर चले गए, तो क्या वापस उठाने के लिए, वापस उसको उठाने के लिए पकड़ के खींचना पड़ता है, ऑटोमेटिक आ जाती है ऊपर, ऑटोमेटिक आ जाते हैं, क्योंकि उसके नीचे एक रबर लगा होता है, उसके नीचे एक रबर लगा होता है, उसी को बोलते हैं हम ट्रैक पॉइंट। वो रबर जो होता है ना व्हाइट कलर का, कभी या तो कोई कीबोर्ड नहीं तोड़ना, घर पे जाके कोई कीबोर्ड का कीज निकाल के देखना, उसके नीचे आपका रबर लगा हुआ है, उसी को बोलते हैं आप ट्रैक पॉइंट। वो क्या काम करता है, इनपुट, जब अंदर गया तो इनपुट ऑटोमेटिक आउट ऊपर आ जाता है। समझ में आया क्या? कीबोर्ड का कोई भी बटन दबाओगे तो अंदर जाता है, वापस ऑटोमेटिक आ जाता है। क्यों आता है? क्योंकि नीचे एक पॉइंट लगा, उसको बोलते हैं ट्रैक पॉइंट, उस रबर लगा होता है व्हाइट कलर का, या फिर आपका लोहे का एक स्प्रिंग लगी होती है। फिर है आपका ट्रैक बॉल। ठीक है, अब ये जो आप टच पैड चलाते हैं ना माउस से, ये टच पैड किसका, लैपटॉप का, तो इसके नीचे एक छोटी सी बॉल लगी होती है। जब आप इधर घुमाए तो बॉल इधर घूमी, इधर घुमाए तो बॉल इधर घूमी, आगे करा तो बॉल आगे गई, पीछे करा तो पीछे, एक ही जगह घूमती है, वो पृथ्वी घूमती है ना वैसे ही, तो उसको बोलते हैं, बॉल को बोलते हैं आपका ट्रैक बॉल। क्या बोलते हैं? ट्रैक बॉल। फिर है आपका जॉयस्टिक, ये भी आपका इनपुट डिवाइस है। जॉयस्टिक क्या काम आता है? जॉयस्टिक एक कंप्यूटर में गेम खेलने वाला यंत्र है जो कि इनपुट का कार्य करता है। ये भी है हमारा इनपुट, क्योंकि इसको, जैसे बस का गियर होता है ना, या कार बस जो आप यूज लेते हैं, या कहीं घूमने गए तो वो होता है ना, वो कंप्यूटर में ऐसा आता है, जॉयस्टिक गेम खेलने के लिए काम आता है। या कभी मेले में गए हो तो मेले में वो पहले वो आती थी ना छोटी सी कार, जिसके पीछे वो आगे करते तो आगे जाती, पीछे करते पीछे आती। हाँ, तो कंप्यूटर में ऐसा एक डिवाइस आता है जिसको बोलते हैं जॉयस्टिक। क्वेश्चन आता है आरसीटी में, जॉयस्टिक इनपुट है क्या आउटपुट? इनपुट। हार्डवेयर का सॉफ्टवेयर? हार्डवेयर। ठीक, काम क्या आता है? गेम खेलने के लिए। ठीक है, कंप्यूटर में गेम खेलने के लिए कौन सा हार्डवेयर इनपुट डिवाइस कार्य करता है? जॉयस्टिक। तीनों क्वेश्चन एक साथ बोले मैंने। ग्राफिक टेबलेट, अगर आप इसकी जगह की टेबलेट काम में ले रहे हैं तो आपके उसमें ग्राफिक्स बने होते हैं, टेबलेट में ग्राफिक्स बने होते हैं। कभी कभी आप देखना, आपका जो मोबाइल का स्क्रीन भी ऐसा बना होता है, ऐसे ग्राफिक्स बने होते हैं। ठीक है, इस आधार पर हमारा कार्य करता है टेबलेट, इस आधार पर कार्य करता है आपका मोबाइल का स्क्रीन। कभी भी आप मोबाइल के दो आइकन को पास में नहीं ला सकते, क्योंकि उनका जो जहां पे ये इंटरसेक्शन करता है ना लाइन, वहीं पे वो उस ऐप को आप रख सकते हैं, दोनों को पास में नहीं ले जा सकते, कभी ले जाके देखना। ठीक है, तो ये जालीनुमा एक नीचे बना होता है ग्रिड लाइन के रूप में, इसको बोलते हैं ग्राफिक्स। ठीक है, इसलिए इसको बोलते हैं पूरे टेबलेट को ग्राफिक टेबलेट। ठीक है, तो टेबलेट भी आपका उसका जो स्क्रीन होता है ऊपर का, वो इनपुट का कार्य करता है, उसमें कोई कीबोर्ड माउस की आवश्यकता नहीं पड़ती। फिर है आपका कीबोर्ड हो गया, दूसरा है आपका इन वो हो गया पॉइंटिंग डिवाइस हो गया, ग्राफिक टेबलेट तीसरा, ग्राफिक टेबलेट। चौथा क्या है? टेबलेट समझ गए आप लोग? स्कैनर। स्कैनर क्या काम आएगा भाई? चीजों को स्कैन करके कंप्यूटर के अंदर भेजने में हमारी मदद करता है, फोटो के रूप में वो चीजों को स्कैन करके अंदर ले जाता है। आप उसका पीडीएफ भी बना सकते हैं, जेपीजी भी बना सकते हैं, जैसे भी स्कैन करके ले जाओ, जैसे फोटो खींचते हैं ना उसी प्रकार से स्कैनिंग होती है। फोटो में तो आपका जेपीजी फॉर्मेट ही काम आता है, लेकिन स्कैनिंग में आप पीडीएफ भी बना सकते हैं। ठीक है, स्कैनर कुछ इस प्रकार का होता है, तो चीजों को स्कैन करके फोटो के रूप में, पीडीएफ के रूप में इनपुट करने में हमारी मदद करता है। मीडी डिवाइस, ये भी कंप्यूटर का एक इनपुट डिवाइस है, क्वेश्चन आता है इसका। ठीक है, ये भी एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिवाइस है। क्या काम आता है ये? जब भी आपने कभी सिंगर को गाने गाते हुए सुना होगा, तो उसके सामने माइक तो होता ही, इसका ऐसा ये है ना ऊपर, ये आवाज को फिल्टर करके इनपुट करने में हमारी मदद करता है। ठीक है, इसको बोलते हैं मीडी डिवाइस। ठीक है, उसका तो बड़ा होता है, मतलब छोटा सा है, उसके पास बड़ा होता है मीडी डिवाइस। वो का काम क्या करता है? आवाज जो होती है उसको फिल्टर करके इनपुट करने में हमारी मदद करता है। या एक जालीनुमा होता है, ऐसा देखा होगा आपने,
उसके माइक के ऊपर ऐसे जालीनुमा होता है, पीछे की साइड माइक होता है। हाँ, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में काम आता है इस, बट है इनपुट, आवाज को अंदर भेजता है फिल्टर करके, इसलिए इसको बोलते हैं मिडी डिवाइस। क्वेश्चन आता है या इसका फुल फॉर्म आपसे पूछा जाएगा। फुल फॉर्म है इसका म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस। ठीक है, ये कंप्यूटर का इनपुट डिवाइस है, कंप्यूटर का हार्डवेयर पार्ट है, डाटा को इनपुट करने में हमारी मदद करता है। ठीक है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट काम आता है, कंप्यूटर में काम नहीं आता हमारा। फिर है हमारा MICR छठा, MICR मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर मशीन। कभी आपने बैंक के चेक देखोगे, चेक, बैंक का जो चेक होता है ना, वो कुछ ऐसा बना होता है, यहाँ पे चेक नंबर होते हैं, 2 ऐसे लिखे जाते हैं उसमें। ठीक है, 5 ऐसे लिखे जाते हैं उसमें, 8 ऐसे लिखे जाते हैं उसमें। ये स्पेशल कैरेक्टर होता है, इनको पढ़ने के लिए जो मशीन काम आती है उसको बोलते हैं MICR मशीन, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर मशीन। ये आपके पोस्ट ऑफिस में मिलेगी, जितने भी बैंक वाले उनके पास मिलेगी, क्योंकि उनके चेक जाते हैं, वो चेक को पढ़ने के लिए काम आती है। चेक को इस मशीन में डाल दिया जाता है, फिर आपको फिर उसका वो पहचान लेती है कि जो चेक है वो RBI द्वारा जारी किया गया है नहीं, हमारे बैंक का है कि नहीं है, नहीं तो गलत होगा तो वो स्कैन नहीं करता, इसलिए पकड़ा जाता है। उसको बोलते हैं MICR मशीन। चेक की बात नहीं कर, इसको पढ़ने के लिए जो मशीन काम आती है उसको बोलते हैं MICR मशीन, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर। वो भी क्या करती है, इनपुट में लेती है डाटा को, स्कैन करके पढ़ के वापस डाटा को निकाल देती है, ऐसा। फिर है आपका OMR। आपका जो एग्जाम होना है OMR शीट पे होना है, OMR। ठीक है, ऑप्टिकल मार्क रीडर। ठीक है, आप ऑप्टिकल मार्क रीडर यानी कि जब आपका एग्जाम होगा तो वो इस प्रकार से आपको गोले करने होंगे। इन धब्बों को पढ़ने के लिए इस मशीन का उपयोग किया जाता है, इसके ऊपर ऐसे धब्बे बने होते हैं। ठीक है, इसमें क्या है, अगर आपने ऐसा कर लिया तो वो उसको नहीं पढ़ता, अगर आपने भरते भरते ऐसे बाहर निकल गए तो उसको नहीं पढ़ता है, अगर आपने इसको क्रॉस कर दिया तो भी नहीं पढ़ता। इसको प्रॉपर भरना पड़ेगा तभी वो पढ़ेगा, अदरवाइज नहीं पढ़ेगा। इसलिए आपको टीचर ये कहेंगे वहां पे एग्जाम देते टाइम कि आप पेन का उपयोग करें, क्योंकि पेंसिल आप हल्का लेके गए ना तो हो सकता है वो मशीन पढ़ नहीं पाए। आपने बिल्कुल क्लियर बराबर नहीं भरा, हल्का हल्का भर दिया तो वो मशीन नहीं पढ़ेगा, तो आपका आंसर सही होते हुए भी वो छोड़ देगा। खाली मतलब 0 नंबर, खाली मतलब 0, आपने कुछ नहीं लिखा मतलब गलती है उनकी तरफ से, तो ऐसा। तो इन डॉट को पढ़ने के लिए जो मशीन काम आती है उसको बोलते हैं OMR मशीन, और जो शीट होती है इसको बोलते हैं OMR शीट। फिर आता है OCR, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर मशीन, OCR ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर मशीन। ये क्या काम आता है, अब देखिएगा कुछ चीजें जो ऐसी होती है जिन जो आपको छोटी छोटी चीजें, जैसे आप वहां पे एग्जाम देने जाएंगे तो आपको जो नाम है वो आपको अल्फाबेट्स में लिखना पड़ेगा या हिंदी में लिखना पड़ेगा। आपके जो रोल नंबर है वो आपको गणित में लिखना पड़ेगा, यानी कि नंबर्स के अंदर लिखना पड़ेगा और फिगर के अंदर लिखना पड़ेगा, वर्ड्स के अंदर लिखना पड़ेगा। तो उनको पढ़ने के लिए जो मशीन काम आती है उसको बोलते हैं OCR मशीन, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर मशीन। छोटी छोटी चीजें जो होती है ना, जैसे आपने लिख दिया डेट ऑफ बर्थ आपका, अब ये तो लिखा हुआ है अल्फाबेट्स में लिखा हुआ है, ये दब्बा थोड़ी ना है, इनको पढ़ने के लिए ये मशीन काम आती है। समझ आया? तो कहने का मतलब मेरा, या जब भी कोई कंपटीशन होता है या जब भी कोई OMR शीट पे कोई एग्जाम होता है तो उनको पढ़ने के लिए दोनों मशीन काम आती है, क्योंकि बच्चे को रोल नंबर भी तो लिखना होगा, तो रोल नंबर पढ़ने के लिए ये मशीन काम आती है और नोट को पढ़ने के लिए ये मशीन काम आती है। ठीक है, तो ये हाइब्रिड मशीन होती है, यानी कि इंटीग्रेटेड दोनों मशीनें एक साथ यूज की जाती है। फिर है हमारा BCR, बार कोड रीडर मशीन, BCR बार कोड रीडर मशीन। ऐसे जो बार लगे होते हैं इनको पढ़ने के लिए जो मशीन काम आती है उनको बोलते हैं बार कोड रीडर मशीन। यहाँ पे बार लगे होंगे, देखो ये, दिस इज अ बार। ये बार क्या प्रदर्शित करते हैं, ये प्रदर्शित करते हैं कि ये जो बुक है या ये जो भी चीज का ये था डाटा इसके अंदर आया था, तो उसका वजन कितना है, उसकी सारी की सारी डिटेल इसमें होती है, उसमें कितना प्रॉफिट है, कितना इनकम, वो सारा का सारा रेट वगैरह सारा। इसीलिए तो जब आप विशाल मेगा मार्ट में जाते हैं, कहीं पर भी जाते हैं, तो आपके जो चीज आप खरीदते हो या लेते हो उसमें से टैग के ऊपर ऐसा बार लगा होता है, उसको पढ़ के उसको स्कैन किया जाता है। स्कैन किया जाता है, वो जो मशीन होती है ना, जो आपके गुलाबी कलर में या रेड कलर में स्कैन करती है, कलर में है ना, तो उसको बोलते हैं BCR मशीन। वो कोड को पढ़ने का कार्य करती है, इन कोड में क्या है। ठीक है, उसको बोलते हैं BCR मशीन, बार कोड को पढ़ने का काम करती है। OCR ऐसे डेटा को पढ़ने का काम करती है, OMR डॉट को पढ़ने का काम करती है। ये MICR मशीन क्या काम करती है, आपके जो स्पेशल कैरेक्टर होते हैं ना ऐसे, इनको पढ़ने का काम करती है। 5 ऐसा लिखा है मैंने, तो चेक के नंबर हमेशा ऐसे होता है, कभी देखना। इनको पढ़ने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। ठीक है,
और ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट तो कुछ ऐसे ऐसे इंटरफेस होता है इसका, ठीक है। या फिर आप ये मान सकते हैं मेरा इसका माइक तो इसके अंदर है, ये आवाज को फिल्टर करके इनपुट करने का कार्य करता है। डन। तो ये सारे के सारे हमारे कंप्यूटर के इनपुट डिवाइसेस है। और फिर है आपका लास्ट में स्पीच रिकॉग्नाइजेशन डिवाइस। आजकल क्या होता है, स्पीच रिकॉग्नाइजेशन डिवाइस ये क्या काम करता है, पहले गूगल पे आप किसी चीज को सर्च करके लिख नहीं सकते थे, या ढूंढ नहीं कर बोल कर नहीं ढूंढ सकते थे, पहले टाइप ही करना पड़ता था, लिखना ही पड़ता था। आजकल आप बोल देते हो कि दिल्ली कहाँ है, तो वो लिख देता दिल्ली कहाँ है, ठीक है। तो वो कहाँ है, तो वो पूरा आपकी आवाज को पहचानता है। आवाज कभी आप दिल्ली बोलोगे तो दिल्ली लाएगा, गुजरात थोड़ी ना लाता है, आपकी आवाज को पहचानता है। तो आवाज को पहचानने के लिए जो कुछ उसके अंदर डिवाइस कनेक्ट कर रखा है, कभी कभी नया फोन लोगे तो ये कनेक्टेड नहीं आता है या एक्टिवेट नहीं आता, तो आपका ये कार्य नहीं करता है, इसको एक्टिवेट करना पड़ता है। एक प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है ये, लेकिन काम क्या करता है, इनपुट करने का, आपकी आवाज को पहचानने का काम करता है, पहचान के गूगल को भेजने का कार्य होता है इसका स्पीच रिकॉग्नाइजेशन डिवाइस। ये भी डिवाइस लगा होना चाहिए, नहीं तो कार्य नहीं। आप कंप्यूटर में बोल के देखो, कुछ आएगा ही नहीं आपके, तो हमने इसमें लगा ही नहीं रखा है ऐसा। तो स्पीच रिकॉग्नाइजेशन डिवाइस इनपुट है, ठीक है, डाटा को पढ़ के अंदर भेजने का कार्य करता है। वेब कैमरा, आपके मोबाइल में भी कैमरा लगा होता है, या आप आधार कार्ड बनाने के लिए गए होंगे तो उसके अंदर जो ऊपर कैमरा लगा होता है छोटा सा, उसको बोलते हैं वेब कैमरा, जो आपकी फोटो कैप्चर करके कंप्यूटर को भेजने का कार्य करता है। तो ये सारे के सारे हमारे कंप्यूटर के क्या है, इनपुट डिवाइसेस है, ठीक है। अब इसके अंदर 2-4 है, इसके अंदर 2-3 है एग्जाम्पल, वो ऐसे करके 10-12-15 हो जाते हैं आपके। तो ये थे हमारे कंप्यूटर के इनपुट डिवाइसेस, याद हो जाएंगे, सारे के नाम पता होने चाहिए, क्वेश्चन आ सकता है। अब जैसे आप लोगों ने आज तक इनका नाम ही नहीं सुना, मान लो आपको कह दिया गया कि ओसीआर इनपुट है क्या आउटपुट है, आपको पता नहीं तो आंसर कुछ भी हो सकता है। अगर आपको नाम पता है तो आप आंसर दे। दूसरा, ये आपके कंपटीशन में भी काम आएगा, और एक बच्चे को नॉर्मल जानकारी इसकी होनी चाहिए। आजकल हमारे बैंक वाले भी चेक पढ़ने के लिए मशीन का उपयोग करते हैं, ठीक है। बाहर भी आप जैसे बीओबी में जाएंगे, एसबीआई में जाएंगे, तो आपको चेक बैंक में जमा कराने की आवश्यकता नहीं है, बाहर मशीन लगी, उसमें चेक नंबर डाल दो, बाहर काम आना चाहिए। आप पढ़े लिखो तो मम्मी पापा आप ही की मदद लेंगे, मैं तो पढ़ा लिखा नहीं है, आप मेरा ये चेक है आप स्कैन करवा दो, तो हाथों हाथों क्लियर हो जाता है। तो उसके लिए वहां पे बाहर मशीनें लगी होती है, वो पढ़ने का कार्य करते हैं। तो ये सारी चीजें जनरल नॉलेज एक बच्चे को होनी चाहिए, कम से कम किसी और का नहीं कर सको काम, तो खुद का तो काम करना आना चाहिए। एक स्टूडेंट को किसी और का काम नहीं तो खुद का काम करना आना चाहिए। अब आपको एप्लीकेशन लिखना नहीं आवे, ठीक है, आपको फोटो खींचना ढंग से नहीं आए, आप फोटो को स्कैन करना ढंग से नहीं आए, आपको पीडीएफ बनाना नहीं आए, ठीक है, आपका कभी जन आधार कार्ड खो गया तो उसको सर्च करना आपको नहीं आए, तो फिर अपनी पढ़ाई लिखाई का क्या काम है, ठीक है। पढ़ लिख के कौन से प्रधानमंत्री बन जाना, फिर बताना, उसके लिए भी तो जानकारी चाहिए, उसके लिए भी तो विदेशों की देश की जानकारी चाहिए। क्या करोगे पढ़ लिख के, बताना, ठीक है। ऐसे तो हमारे को कोई चपड़ासी नहीं बना हुआ है। हाँ, तो बेसिक चीजें आपको आनी चाहिए। इसी प्रकार से ये बेसिक चीजों की जानकारी होनी चाहिए, ना कि आपको आरएसएटी पास करना। आप आरएसएटी तो वैसे ही पास हो जाओगे, पर इनका उपयोग भी आपको आना चाहिए, इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। अब आपको कोई पूछ लेवे कि ओएमआर शीट क्या होता है, बहुत सारे बच्चों को किसी ने एग्जाम नहीं दिया तो उनको पता ही नहीं है। जैसे कुणाल जैसा बच्चा तो कभी स्कूल में जावे नहीं है, उस दिन जिस दिन भारतीय संस्कृति ज्ञान का एग्जाम हो, क्या करना है इसको देखे, और उससे नॉलेज मिलती है भाई, हाँ, ठीक है। तो ये हमारे क्या है, कंप्यूटर के इनपुट डिवाइसेस हैं, जो डाटा को स्कैन करके कैसे भी करके डाटा को इनपुट करने का कार्य करते हैं। कीबोर्ड माउस ही नहीं होते, ये 11-12 इधर भी है, इनका भी आपको ध्यान देना। ये तो हम रोज यूज करते हैं, वो तो आपको याद ही है, ये थोड़ा पढ़ देना, ठीक है। अब बात करते हैं हमारे कंप्यूटर के आउटपुट डिवाइसेस, ठीक है। कंप्यूटर के आउटपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइस क्या काम आते हैं, जो भी आपने कंप्यूटर को डेटा दिए हैं, इनपुट डिवाइस, इन सारे डिवाइस के किसी भी फॉर्मेट में दिए हो, उनको दिखाने का काम, उसको डिस्प्ले करने का काम, उसको प्रमाणित करके बाहर भेजने का काम यूजर के सामने कौन करता है, हमारा आउटपुट डिवाइस, ठीक है। आउटपुट डिवाइस में पहला है आपका मॉनिटर, पहला है आपका मॉनिटर, ये कंप्यूटर का एक आउटपुट डिवाइस है, कंप्यूटर में काम आएगा ये, ठीक है, जो डाटा को बाहर भेजने में हमारी मदद करते हैं। ये 2 प्रकार के आपके मॉनिटर होते हैं, नहीं, जैसा कि आपके 2 प्रकार के मॉनिटर होते हैं, एक तो होता है CRT, एक होता है फ्लैट पैनल,
सीआरटी मॉनिटर का मतलब होता है कैथोड रे ट्यूब मॉनिटर। आपने कभी टीवी देखा हो, आजकल तो टीवी एलईडी आ गया, एलसीडी आ गया, पहले बड़ा सा टीवी होता था, पीछे से मोटा होता था, ठीक है। आज भी आप टीवी वाले की दुकान पे जाओगे ना, कभी खराब हो जाता है तो वो वहां पे बाहर रखा होता है, ठीक है। हाँ, और इसके अंदर एक ट्यूब आती है, उस ट्यूब की वजह से वो सारी चीजें आपको डिस्प्ले होती है। तो उस ट्यूब का नाम है सीआरटी ट्यूब, कैथोड रे ट्यूब। ऐसी ट्यूब होती है, फिर आपको दिखाने का काम तो यहाँ होता है, लेकिन एक अंदर की साइड आपकी ऐसे ट्यूब होती है, इसको बोलते हैं कैथोड रे ट्यूब, ठीक है। इसलिए इसको पूरे मॉनिटर को बोलते हैं कैथोड रे ट्यूब मॉनिटर। इसमें क्या होता है, पिक्सल्स जो होते हैं ना, डॉट, वो बहुत अच्छे बनते हैं। जैसे आपको अंदर आएगा पिक्चर, अंदर आपकी ऐसी बनती है डॉट डॉट के रूप में, एक डॉट, दो डॉट, तीन डॉट, लेकिन आपको क्लियर ऐसे दिखाई देती है। लेकिन बनती कैसे, ऐसे। इनको आप क्या बोलते हैं, पिक्सल। इनको आप पिक्सल बोलते हैं। बना ऐसा, एक एक किरण एक एक डॉट को बनाती है, एक एक किरण एक एक डॉट को बनाती है, और बनने के बाद में आपको डिस्प्ले ऐसा होता है। इसलिए जब आप फोटो खींचते हो तो वो धुंधला हो जाता है, आप जूम करते हो इसलिए हो जाता है क्योंकि पिक्सल दूर दूर हो गए। और जो कैमरा होता है उसको मेगापिक्सल में मापा जाता है, 13 मेगापिक्सल, 50 मेगापिक्सल, जो भी है 108 मेगापिक्सल का कैमरा। तो एक डॉट के अंदर, यानी कि यहां से यहां तक में कितने डॉट बन रहे हैं, 108 बन रहे तो उसको बोलते हैं 108 मेगापिक्सल का कैमरा है। 12 डॉट बन रहे तो 12 मेगापिक्सल का कैमरा है। 56 डॉट बन रहे तो 56 मेगापिक्सल का कैमरा। कहां से कहां तक, ये यहां से 1 इंच में कितने डॉट बनते हैं, 1 इंच है, इसमें आपके 13 डॉट लगे तो क्या, 13 मेगापिक्सल का कैमरा। 8 डॉट लगे तो 8 मेगापिक्सल का कैमरा। तो हमारी जो इमेज होती है ना, कंप्यूटर ऐसे बनाता है। तो पहले भी बताया था मैंने, कंप्यूटर हर एक चीज को तोड़ तोड़ के फिर बनाता है, आपको डायरेक्ट बना के नहीं देता है। क्योंकि फोटो डायरेक्ट आप जब कैसे करते हो वैसी किसी फोटो नहीं आती, डॉट से बनती है, इस डॉट से ही बन के आपको डिस्प्ले होती है। तो ये जो मॉनिटर होता था डॉट के द्वारा आपको बना के डिस्प्ले करता था। अब वो ब्लैक एंड व्हाइट भी होता है, कलरफुल भी होता है। इस वाली ट्यूब को बोलते हैं सीआरटी ट्यूब। यहां तक समझ में आया। नेक्स्ट, मॉनिटर में दूसरा है हमारा, ये दिखाने का काम करता है, फ्लैट पैनल मॉनिटर। ये भी दो प्रकार के होते हैं, ठीक है, एल सी डी और एल ई डी, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले यूनिट। लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले यूनिट, ठीक है। इसके अंदर लिक्विड भरा होता है, उस गैस की वजह से वो चीज आपको दिखाई देती है, ठीक है। लेकिन ये आपके एलईडी से थोड़ा भारी होता है, ये ज्यादा भारी होता है, ये कम भारी होता है, ये और कम भारी, भारी मतलब वजनी, ठीक है। ये ज्यादा बिजली खाता है, ये कम बिजली खाता है, ये कम और बिजली खाता है। ये ज्यादा जगह घेरता है, ये कम जगह घेरता है, ये और कम जगह घेरता है, ठीक है। ये सारे सारे आपको जो ऊपर दिख रहे हैं वो सारे सारे हमारे एलईडी। लेकिन मेरे टेबल के ऊपर जो मॉनिटर पड़ा है वो है एलसीडी, वो इन सबसे थोड़ा हेवी है। उठा के देखते हैं ना वजन में, तो वो थोड़ा हेवी है, जबकि ये बहुत लाइट है, ठीक है। लाइट इमिटिंग डायोड बोलते हैं इसको, ठीक है। लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले यूनिट, सीआरटी, कैथोड रे ट्यूब मॉनिटर। ये तो दो प्रकार के हमारे मॉनिटर है, सीआरटी और फ्लैट पैनल, ठीक है। तो तीनों प्रकार के जो मॉनिटर है आपको डिस्प्ले करने का काम करते हैं, दिखाने का काम करते हैं, ठीक है। अब एलसीडी और एलईडी में क्या फर्क है, ये तो मैंने बता दिया भाई, टीवी जैसा आकार होता है, इसमें ऐसे पिक्सल्स अच्छे बनते हैं, इसीलिए आज भी फोटो स्टूडियो वाले इसी मॉनिटर का उपयोग करते हैं, एलसीडी या एलईडी का उपयोग नहीं करते। क्या उनके पास पैसे नहीं है, बहुत सारे पैसे, फिर भी वो ये नहीं लेते क्योंकि इसमें पिक्सल्स अच्छे नहीं बनते। उनका काम है फोटो बनाने का, फोटो बनती है डॉट से, तो फोटो की क्वालिटी अच्छी हो, पिक्सल देख सके वो भाई कहां फट रही है, तो उस हिसाब से मैनेज कर सके, इसके लिए अब उसको आवश्यकता पड़ती है सीआरटी मॉनिटर, ठीक है। तो इसमें ऐसे पिक्सल्स नहीं बनते, आपको डायरेक्ट फोटो डिस्प्ले होती है, ठीक है। अब जब एलसीडी और एलईडी कभी आप मार्केट में लेने ले ना, तो मान लो ये हमारा एक एलसीडी लगा हुआ है या एलईडी लगा हुआ है, दुकानदार कहता है ये भाई साहब आपका एलईडी है, इतने रुपए का आएगा। तो हमें यहाँ जाके देखना है उसके अंदर जो भी फोटो वीडियो जो चल रहा है, फोटो वीडियो या फिर क्रिकेट का कोई गेम चल रहा है, तो वो चलता रहता है। तो आपको देखना है कि यहाँ जो कलर आ रहा है वही कलर यहाँ पर भी आ रहा है, यहाँ पर भी आ रहा है, तो वो है आपका एलईडी। अगर आपको बीच में से लाइट दिख रहा है, इधर से डार्क दिख रहा है, इधर से डार्क दिख रहा है, ऊपर और नीचे से डार्क दिख रहा है, यानी कि लाइट नहीं है, तो वो है आपका एलसीडी। ये पहचानने का तरीका होता है, ये एलईडी है कि एलसीडी है, प्रैक्टिकल कैसे नहीं चलती है ना बेटा, तो यहाँ जाके देखोगे तो आपको दिखता है, ठीक है। अब चाइना वाला कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी बना के दे देवे आपको, तो फिर आपको प्रैक्टिकली देखना आना चाहिए ना, वास्तविकता आनी चाहिए, तो इस प्रकार से देख सकते हैं। तो इसमें तो ये आजकल इसका उपयोग बहुत कम लोग करते हैं, लेकिन इन दोनों का उपयोग आज भी हम करते हैं, ठीक है। एलसीडी का एलईडी पहचाने का तरीका यही, अगर चारों कोने से बराबर लाइट दिख रही है इसका मतलब वो एलईडी है, कोने डार्क दिख रहे हैं इसका मतलब वो एलसीडी, ठीक है। तो ये हमारे
मॉनिटर है, ये हमारे कंप्यूटर में आउटपुट का काम करता है। दूसरा क्या है हमारा प्रिंटर, PRINTER, प्रिंटर। प्रिंटर चीजों को क्या करता है, प्रिंट करने के लिए काम आता है। ये तो डाटा दिखाता है आपको वीडियो फॉर्मेट में। आवाज इधर से नहीं आती हो, इनमें कोई भी किसी में आवाज नहीं आएगी, स्पीकर लगेगा तो आवाज आएगी, आवाज नहीं देता, ये सिर्फ आपको आउटपुट देगा फोटो के रूप में और मोमेंटेशन के रूप में आपको डिस्प्ले करता है। ठीक है, फिर ये आपका प्रिंटर, जो चीजों को बनी हुई चीजों को कागज पे प्रिंट करने के लिए काम आता है। कागज पे जब वो आपका फोटो वीडियो जो प्रिंट हो जाता है ना, तो वो बन जाता है हार्ड, और अंदर है तो वो सॉफ्ट है, तो वो सॉफ्टवेयर है, आप उसको टच नहीं कर सकते। लेकिन आपका नाम भी लिखा और आपने कागज पे प्रिंट कर दिया प्रिंटर के द्वारा, तो वो हार्डवेयर बन जाता है। ये कागज हार्डवेयर है हमारे। ठीक है, तो प्रिंटर हमारा आउटपुट का काम करते हैं। इसमें दो प्रकार के प्रिंटर है आपके, इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट। ठीक है, इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट। ठीक है, इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। ठीक है, लाइन प्रिंटर और कैरेक्टर प्रिंटर इम्पैक्ट प्रिंटर की श्रेणी में आता है, बाकी सारे सारे नॉन इम्पैक्ट। लाइन प्रिंटर, जैसे आप कभी तहसील या कोर्ट में गए हो, आजकल तो लैपटॉप लगा है काफी वहां पर, लेकिन पहले जो मशीनें चलती थी, आज भी कुछ मशीनों पे टाइपिंग की जाती है। जो मशीन होती है ना, वो एक एक कैरेक्टर को छापती है। जैसे अनिल लिखना हो तो ANIL। ठीक है, कंप्यूटर भी ऐसे छापता है, दिखाता है, फिर प्रिंट एक साथ हो जाता है। कागज पे प्रिंट तो एक साथ होगा ना, लिखोगे एक एक, लेकिन वो हाथ में प्रिंट भी होता जाता है। ए तो ए छपेगा, बी तो बी, सी तो सी, ऐसे। तो वो कहलाता है कैरेक्टर प्रिंटर। क्यों, वो लिख रहे हो तो इनपुट का काम कर रहे हो, आप वापस भी दे रहे हो हाथों हाथ उसी कागज पे, तो वो कहलाता है हमारा कैरेक्टर प्रिंटर। लाइन प्रिंटर जो पूरी पूरी लाइन को स्कैन करता है, उसको बोलते हैं लाइन प्रिंटर। एक लाइन बन गई, फिर दूसरी लाइन, फिर जैसे आप प्रिंट करता है ना डाटा, तो पहली लाइन प्रिंट होगी, फिर घूम के जाएगी, फिर दूसरी लाइन प्रिंट होगी, उसको बोलते हैं लाइन प्रिंटर। पूरी पूरी लाइन को प्रिंट करता है। फिर नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की श्रेणी में वो इंकजेट प्रिंटर आता है। इंकजेट मतलब कलर वाला प्रिंटर, जिससे फोटो कॉपी कलर्ड होता है। जैसे ये तो ब्लैक एंड व्हाइट है, अभी मैंने निकाला हालांकि कलरफुल प्रिंटर से, लेकिन ब्लैक करके निकाला है। इसमें ऑप्शन आता है ब्लैक करना है कि कलर में निकालना, क्योंकि कलर में ज्यादा खर्चा आता, तो मैंने ब्लैक में निकाल दिया। ठीक है, बाकी कलर में भी निकाल सकते हैं, जैसे कि ये बुक कलरफुल है, इसके लिए जो प्रिंट करने के लिए जो प्रिंटर काम आता है आया, उसको बोलते हैं कलरफुल प्रिंटर। हमारी जो टेबल पे भी ये टाइम पड़ा, आप नीचे जाके देखना, ब्लैक कलर का वो कलरफुल प्रिंटर है, उसको बोलते हैं इंकजेट प्रिंटर। इंक डालनी पड़ती है, वो आती है लिक्विड में, इसलिए इसको बोलते हैं इंकजेट प्रिंटर। फिर कहा है, फिर है आपका लेजर प्रिंटर। लेजर प्रिंटर जो ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंटर होता है, जो आप नीचे जाओगे टेबल पे पड़ा हुआ ना, वो HP का, वो कहलाता है ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंटर। उसमें पाउडर डाला जाता है, व्हाइट कलर का पाउडर आता है जो छोरे लगाते चेहरे पे, वो नहीं, उसमें ब्लैक कलर का पाउडर आता है जो काला काला प्रिंट करता है। ठीक है, उसको बोलते हैं, हाँ, इंक बोलते हैं उसको। ठीक है, तो वो लेजर प्रिंटर के अंदर डाला जाता है। और इंक जेट प्रिंटर में क्या होता है, इंक डालनी पड़ती, कलर वाली इंक डालनी पड़ती है ना। ठीक है, तो इंक आती है महंगी और पाउडर आता है सस्ता। जी, पाउडर पाउडर होता है, इंक लिक्विड में आती। प्राइस का भी फर्क पड़ता है। हाँ, तो पाउडर तो 100-150 रुपए में आ जाता, वो 2200-2300 रुपए का वो इंक आता है। 4 इंक एक साथ डालती है उसमें, रेड, येलो, ग्रीन, ऐसा 4 इंक। जबकि पाउडर तो ब्लैक ही आता है, क्यों, काला काला ही तो प्रिंट करना है उसमें। कलर में भी जैसे या ब्लू है या पे ग्रे है, तो अलग अलग प्रिंट जैसा दे रखा आपने कंप्यूटर में, वैसा प्रिंट करके देता है, उसको बोलता है इंकजेट प्रिंटर। तो लाइन इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट में समझ आया। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर वो होता है जो ब्लैक एंड व्हाइट में छापता है, एक कैरेक्टर के रूप में छापता है, एक लाइन वाइज छापता है। दूसरा नॉन इम्पैक्ट की श्रेणी में बहुत सारा आता है, जिसमें इंकजेट प्रिंटर है, ठीक है, लेजर प्रिंटर है, और है आपका थर्मल प्रिंटर। थर्मल प्रिंटर क्या होता है, आप कभी ATM में पैसे निकालने के लिए जाते हैं या जमा कराने के लिए जाते हैं, जब भी निकालोगे जमा कराओगे तो एक छोटी सी पर्ची निकलती है, जिस जगह से निकलती है वो एक छोटा सा प्रिंटर होता है, उसको बोलते हैं थर्मल प्रिंटर। ठीक है, उसको बोलते हैं थर्मल प्रिंटर। या फिर आप कभी बस में यात्रा करियो, गवर्नमेंट बस में, तो जो वो कंडक्टर होता है ना, जैसे आपको बीम जाना, इधर जाता है बीम, तो आप यहां से बैठोगे, तो आप यहां से बैठोगे तो ऊपर वो कंडक्टर आता है, उसको एक मशीन जैसे कंधे पे लटका रखी होती है, उसको बोलते हैं PDA, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। वो जो PDA मशीन होती है ना, उसमें एक छोटा सा रोल लगा होता है, जो डेटा को, चीजों को प्रिंट करता है, यानी कि जो आपका वो बनाता है, क्या बनाता है, टिकट। टिकट पे आपका जो कहां से कहां तक जाओगे वो लिखा होता है, रेट लिखी होती है, राइट। तो वो जो प्रिंटर होता है ना, उसको बोलते हैं थर्मल प्रिंटर। वो छोटी सी पर्ची निकलती, इतनी बड़ी नहीं निकलती, इतनी सी निकलती। ठीक है, या कभी आप डेयरी पे दूध देने गए हो, तो एक छोटी सी पर्ची देता है वो जिस प्रिंटर से प्रिंट होता है, उसको बोलते हैं थर्मल प्रिंटर।
देन बाकी सारे प्रिंटर बड़ी बड़ी चीजों को प्रिंट करते हैं। फिर है आपका प्लॉटर। प्लॉटर प्लॉटर भी एक प्रकार का प्रिंटर है, ठीक है। ये चीजों को कागज पे प्रिंट करेगा, आपके छोटे छोटे कागज पे या बड़े बड़े कागज पे, जैसा भी। प्लॉटर जो होता है ग्राफिक चीजों को प्रिंट करता है, जैसे ये फ्लेक्स लगा रखा हमने, ये इतना बड़ा प्रिंटर से प्रिंट नहीं होता है, इसके लिए बड़ा प्रिंटर चाहिए, उसको बोलते हैं थर्मल प्रिंटर, ठीक है। थर्मल प्रिंटर जो आता है, वो मशीन जो आती है 2-2.5-3 लाख रुपए की आती है, ठीक है। आजकल तो और महंगी हो गई, 18 लाख 20 लाख की मशीन आती है, लेकिन इसको चलाने के लिए एसी रूम चाहिए, बिल्कुल एसी, बिना एसी का नहीं चलेगा, गर्मी में नहीं चलता, बहुत हीट करती है, ठीक है। इसमें भी आपको इंक डालना पड़ता है, उसको बोलते हैं प्लॉटर, ठीक है। तो प्लॉटर का उपयोग इंजीनियरिंग की उच्च गुणवत्ता वाली कलाकृतियों जैसे वेक्टर ग्राफिक्स, बिल्डिंग प्लान, सर्किट डायग्राम आदि को प्रिंट करने के लिए किया जाता है। आजकल हम ब्लूप्रिंट करवाते हैं, हमारा नक्शा बनवाते हैं ना, तो ब्लूप्रिंट होता है। आजकल घर बनने से पहले उसका नक्शा तैयार हो जाता है, राइट, उसको ब्लूप्रिंट कहा जाता है। उसको बनाने के लिए इस प्रकार के प्रिंटर का वो 3D में कन्वर्ट कर बताता है, पीछे की दीवार कैसी होगी, खिड़की कितने स्क्वायर फीट में लगेगी, कितने होगी, वो सारा दिखा दिया जाता है आपको। तो उस पर दिखाने के लिए उसके ग्राफिक्स बनते हैं, यानी कि फोटो लगती है इसमें, तो वो लगती है हमारे प्लॉटर के द्वारा, यानी कि प्लॉटर के द्वारा प्रिंट हो गए। इंक ये प्रिंटर ग्राफिक्स कलाकृतियों को इंक पेस या इंकजेट की मदद से, कलर वाले प्रिंटर की मदद से प्रिंट करते हैं। ये आमतौर पर ड्रम प्लॉटर और फ्लैट बेड प्लॉटर, ड्रम यानी कि खड़े वाले, फ्लैट यानी कि ऐसे सीधे लंबे लंबे होते हैं, दोनों प्रकार के प्रिंटर का उपयोग किया जाता है। फिर है आपका स्पीकर, जो होता है आपका स्पीकर। स्पीकर क्या काम करता है? ऑडियो आउटपुट देने का काम करता है, ऑडियो के रूप में आउटपुट देने का काम करता है। ये ग्राफिक चीजों को प्रिंट करने के लिए काम आता है। ऑडियो आउटपुट मतलब जो भी आपने बोला है उसको वहां तक आप तक पहुंचाने का कार्य करता है, दिखाने का काम ये कर देते हैं। अब उसमें लगा होगा स्पीकर, तो आपको आवाज भी आएगी, अदरवाइज आवाज नहीं आएगी, ठीक है। माइक इनपुट है, स्पीकर आउटपुट है, ध्यान रखना। माइक हमारा इनपुट है, माइक माइक हमारा इनपुट है, जबकि स्पीकर हमारा क्या है? आउटपुट। माइक जो होता है ना मोबाइल के अंदर, जिस साइड से आप बोलते हो तो वो माइक है, जैसे ये मेरा माइक है, ये इनपुट का काम करता है, जो स्पीकर है वो आउटपुट का काम करेगा। तो माइक इनपुट और स्पीकर आउटपुट। फिर है मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर, ये भी मल्टी मीडिया प्रोजेक्टर, ये क्या काम आता है? ये भी हमारे कंप्यूटर में चीजों को आउटपुट देने में मदद करता है। जैसे इसमें क्या होता है कि जो केबल हमारे मॉनिटर में लगता है ना, वो इसमें नहीं लगा के आपने प्रोजेक्टर में लगा दी तो बड़े आकार पे प्रदर्शित होता है। जैसे ये HDMI केबल है, हमने हमारे लैपटॉप से कनेक्ट कर दी तो आपको बड़े आकार पे दिखता है, हमारे को लैपटॉप में भी दिखता है। तो ये हमारा आउटपुट का कार्य करता है मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर, ठीक है। प्रोजेक्टर बड़े आकार में प्रदर्शित करता है। तो इसी के साथ में हमारे इनपुट भी कंप्लीट हुआ और आउटपुट भी काम कंप्लीट हुआ। इसी के साथ बनता है हमारा कुछ इनपुट डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइसेस, जिसे हम पेरिफेरल डिवाइस कहते हैं, जो इनपुट और आउटपुट दोनों का कार्य करते हैं, ठीक है। जो इनपुट और आउटपुट दोनों का कार्य करते हैं, पेरिफेरल डिवाइस। अब पेरिफेरल डिवाइस कौन सा होता है? जो आपके इनपुट और आउटपुट दोनों का कार्य करते हैं, उनको बोलता है पेरिफेरल उपकरण या पेरिफेरल डिवाइसेस। ये सारे इनपुट थे, इससे आप आउटपुट नहीं ले सकते, ये सारा आउटपुट है, इनसे आप इनपुट नहीं ले सकते। लेकिन कुछ उपकरण ऐसे होते हैं हमारे कंप्यूटर में जो इनपुट और आउटपुट दोनों का कार्य करते हैं, उससे हम बोलते हैं पेरिफेरल उपकरण। पहला है हमारा फैक्स मशीन, पहला है हमारा फैक्स मशीन। आजकल इसका उपयोग नहीं किया जाता है, पहले किया जाता था। ये क्या काम आता है फैक्स मशीन? चीजों को, जैसे ये हमारा डॉक्यूमेंट है, मेरे को दिल्ली भेजना है ऐसा कैसा, तो पहले फैक्स किया जाता था। फैक्स मशीन होता कैसा है? आपने लेमिनेशन का मशीन देखा होगा, जो आधार कार्ड या किसी भी डॉक्यूमेंट का लेमिनेट करने के लिए काम आता है, ठीक है। तो उसको ऐसा कैसा लेमिनेशन मशीन के जैसे कार्य करता है, वो इस डॉक्यूमेंट को इधर से डाल देते हैं, आगे वाले के पास में भी वैसा वैसा मशीन होना चाहिए, वो दिल्ली निकाल लेगा। अगर उसने कोई वापस भेजा तो इसी मशीन से वापस निकल जाएगा। तो मशीन तो हमारे एक ही काम आया ना, इधर से भेजा तो इनपुट, इसी मशीन से आउटपुट। आगे वाले ने भेजा तो हमने आउटपुट करा, और आपने भेजा तो वो हमने इनपुट करा, तो उस मशीन को बोलते हैं फैक्स मशीन, ठीक है। लेमिनेशन मशीन के जैसा होता है, आप इतना समझ लो, फैक्स मशीन।
दूसरा है हमारा MFD मशीन, मल्टी फंक्शन उपकरण, MFD मशीन, मल्टी फंक्शन उपकरण, यानी कि फोटोकॉपी वाला जो मशीन होता है ना, फोटोकॉपी सबने कराई होगी अपने डॉक्यूमेंट के, आधार कार्ड की वगैरह की। तो फोटोकॉपी जो मशीन होती है वो इनपुट और आउटपुट दोनों का काम करती है। बड़ी सी मशीन देखी होगी आपने, वो इतनी सी बड़ी मशीन होती है। जैसे मेरे को इसकी फोटोकॉपी करानी है, जैसे मेरा आधार कार्ड है या पेपर है, आगे पीछे का फोटोकॉपी कराना है, तो एक ही पेपर पे करेगा। जब भी आधार कार्ड का फोटोकॉपी करवाया जाता है तो इसे रख लिया जाता है, ढक्कन बंद कर लिया जाता है, फिर एक बटन दबाया जाता है, एक लाइट आती है, आप ढंग से देखना, तो स्कैन हो जाता है, स्कैन होकर वो उसकी मेमोरी में स्टोर हो जाता है। फिर वो वापस ढक्कन उठाता है, फिर आधार कार्ड को ऐसे पलटता है, ठीक है, फिर वापस एक और बटन दबाता है, एक बार और स्कैन हो गया, फिर तीसरा बटन दबाता तब जाके कागज पे ऑटोमेटिक प्रिंट हो जाता है। तो इनपुट कब हुआ? जब उसने स्कैन करा। आउटपुट कब हुआ? जब उसने एक कमांड दी। तो वो मशीन, एक ही मशीन काम आ रही ना, उसी से स्कैन हो रहा है, उसी से प्रिंट हो रहा है, दूसरे से थोड़ी ना हो रहा है। तो वो जो मशीन होती है उसको बोलते हैं पेरिफेरल उपकरण, क्योंकि वो इनपुट का काम भी कर रही है और आउटपुट का काम भी कर रही है। उसी प्रकार से एक और बचा है आपका मोडेम। अब मोडेम क्या काम आता है? इंटरनेट चलाने के लिए काम आता है। हाँ, मोडेम क्या काम आता है? इंटरनेट चलाने का काम। जब आप कंप्यूटर से कनेक्ट करके इंटरनेट चलाते हो तो वो इनपुट का काम करेगा, ठीक है। जब आप निकाल लेते हो तो वो आउटपुट का काम करेगा, क्योंकि रिजल्ट भी देता हो कि कितनी स्पीड से आप कार्य कर रहे हैं, इंटरनेट चला रहे हो, वो साइट सर्च करी, फलाना साइट सर्च करी, वो सारा करके देगा। तो इनपुट और आउटपुट दोनों का काम करता है, इसलिए इसको बोलते हैं मोडेम। तो ये हमारे पेरिफेरल डिवाइस है, क्योंकि इनपुट और आउटपुट दोनों का काम करते हैं। ये हमारा आउटपुट डिवाइस है, क्योंकि डाटा को हमारे को परिणाम देने में हमारी मदद करते हैं, वो ऑडियो के रूप में हो, फोटो के रूप में हो, किसी भी रूप में हो। ये हमारे इनपुट डिवाइसेज है जो डाटा को अंदर भेजने में कंप्यूटर में हमारी मदद करते हैं। तो ये हमारे कंप्यूटर के इनपुट और आउटपुट डिवाइस हुए कंप्लीट। और इसी के साथ में है आगे का टॉपिक है हमारा कंप्यूटर मेमोरी। कंप्यूटर मेमोरी वो स्थान जहां पे डाटा को परमानेंट टेम्परेरी फॉर्मेट में स्टोर किया जाता है। इसके बारे में भी हमने बात करी थी पहले, ठीक है। कंप्यूटर मानव मस्तिष्क के समान कंप्यूटर मेमोरी डेटा और इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है। कंप्यूटर मेमोरी एक भंडारण स्थान है जहां पर डेटा इंफॉर्मेशन रखा जाता है, जिसको प्रोसेस किया जाता है। मेमोरी तीन प्रकार की होती है, कैश, प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है। इस फोटो को टिक किया जाए, कंप्यूटर मेमोरी के प्रकार दिखा रखा ना, इस पूरी फोटो को टिक किया जाए। कभी कभी आपको लिखा हुआ ना हार्ड ड्राइव, ये खाली आ जाता, क्वेश्चन मार्क आ जाता और आपसे पूछा जाता है इस जगह क्या आएगा, तो हार्ड ड्राइव आएगा। या फिर आपको कैश वाली जगह खाली कर दी जाती है और आपको पूछा जाता है निम्न में ऑप्शन में से क्या आएगा, इस जगह कैश आएगा। तो फोटो को आपको थोड़ा अच्छे से देखना। कैश मेमोरी क्या होती है? जो हमारे कंप्यूटर की स्पीड को बढ़ाने में हमारी मदद करती है, तेज गति से उनको चलाने में हमारी मदद करती है। किसको? कंप्यूटर की, ठीक है। मेमोरी, मेमोरी कंप्यूटर का एक स्टोरेज उपकरण है, ठीक है। दो प्रकार की मेमोरी हमने पढ़ा था, कौन कौन सी? हाँ, प्राइमरी और सेकेंडरी। ये हमारा अस्थायी स्थायी के रूप में काम करता है, जबकि ये स्थायी मेमोरी होता है, ठीक है। प्राइमरी मेमोरी में भी हमारे कितने प्रकार होते हैं? तीन, रैम और रोम और एक कैश, ठीक है। बाकी सेकेंडरी मेमोरी में बहुत सारा आ जाता है आपके, जैसे फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, एसएसडी, ऑप्टिकल। ऑप्टिकल में आपका सीडी और डीवीडी और पेन ड्राइव और एसडी कार्ड। एसडी कार्ड में भी दो, मिनी और माइक्रो। ये हमारे कंप्यूटर के स्टोरेज डिवाइस है, जहां पे डाटा को परमानेंट, ठीक है, या फिर टेम्पररी फॉर्मेट में कहीं ना कहीं स्टोर किया जाता है। कैश मेमोरी का फोटो देख लो, टिक करो इसको, इस प्रकार का कैश मेमोरी होता है। फिर बात करते हैं हमारे प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी क्या होती है? प्राइमरी मेमोरी केवल डेटा निर्देश को जमा कर रखती है जिस पर वर्तमान में आप काम कर रहे हैं। जैसे डाटा, लाइट चली गई, डाटा परमानेंटली डिलीट हो जाता है। इसका सीधा सीधा संबंध किससे बताया जा रहा है? रैम से, ठीक है। मेन मेमोरी के जो विशेषता क्या है? वे मेमोरी जिस पर कंप्यूटर वर्तमान में कार्य करता है। इसकी गति सेकेंडरी मेमोरी से काफी ज्यादा तेज होती है। कंप्यूटर प्राइमरी मेमोरी के बिना नहीं चल सकता है। जिस प्रकार से हम इंसान बिना ब्रेन के नहीं चल सकते हैं, उसका प्राइमरी मेमोरी होना आवश्यक है। पहला मेमोरी है प्राइमरी में रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। दो प्रकार की होती है, डायनेमिक रैम और स्टैटिक रैम। ये हमने कल ही बता दिया था आप लोगों को, एस रैम और डी रैम, स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम।
डी रैम से एस रैम इस प्रकार से भिन्न है कि वे समय समय पर रिफ्रेश होती है। कंप्यूटर अटक जाता तो आप F5 करते हैं, वो रैम को रिफ्रेश करता है। हम करते हैं ना, कंप्यूटर चलाने के बाद आपको F5 करना है, कीबोर्ड से F5 इसलिए करना है क्योंकि रिफ्रेश हो जाए, या राइट क्लिक करके रिफ्रेश करना इसलिए कंप्यूटर रिफ्रेश हो जाए, तो उस टाइम में आपका जो रैम है वो रिफ्रेश होता है। समझ में आया? तो कहने का मतलब है डी रैम से एस रैम इस प्रकार से भिन्न है कि वे कई बार रिफ्रेश होती है। कौन? ये कई बार को आप इसको रिफ्रेश कर सकते हैं एस रैम को। एस रैम डी रैम से तेज होती है। एस रैम की लागत भी ज्यादा होती है। एस रैम सामान्यतः सीपीयू कैश के लिए उपयोग की जाती है। डी रैम कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी के लिए उपयोग में होती है। ये होता है रैम का पार्ट। फिर बात करते हैं हमारा रोम की। रीड ओनली मेमोरी, लिखे गए डेटा को केवल आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है, जबकि रैम वोलेटाइल मेमोरी होती है। ये नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है, बिजली के चले जाने के बाद भी जानकारी और डेटा को संग्रहित यानी कि स्टोर करके रख सकती, सेव करके रख सकती है। वे इंफॉर्मेशन के स्थायी भंडारण के लिए प्रयोग की जाती है। रोम का स्टोर्ड इंफॉर्मेशन को परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। इस मेमोरी में जो भी संग्रहित किया जाता है वे हमेशा के लिए फिक्स हो जाता है, जिसमें यूजर कभी चेंजेस नहीं कर सकता है। जब कंप्यूटर बनाते ना या फॉर्मेट करते हैं तो हमने कह दिया इंग्लिश में चलना चाहिए, तो जब भी आप कंप्यूटर चलाओगे तो इंग्लिश में ही चलेगा। आप चाहकर भी उसको हिंदी में कन्वर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि हमने पहले इसमें डाटा फीड कर लिए, इंग्लिश में ही चलेगा। रोम इस प्रकार से होता है, फोटो टिक कीजिएगा, ये छठा फोटो था आपका, ठीक है। रोम के भी प्रकार है, पी रोम, ईपी रोम और फ्लैश मेमोरी यानी कि ईपी रोम। फिर बात करते हैं हमारा सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी कंप्यूटर का वो पार्ट है जहां पे डाटा को परमानेंट स्टोर किया जाएगा। रैम रोम में फर्क आपको सही से आना चाहिए। एस रैम डी रैम में क्या फर्क है वो आपको आना चाहिए, जो कि हमने पढ़ा दिया, बता दिया। फिर है हमारा सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी को एक्सटर्नल मेमोरी या नॉन वोलेटाइल मेमोरी के रूप में भी जाना जाता है। ये नहीं भी होगी तो हमारा कंप्यूटर चलेगा, लेकिन ये नहीं होगी ना प्राइमरी मेमोरी, तो हमारा कंप्यूटर नहीं चल सकता है। ये मुख्य मेमोरी की तुलना में धीमी होती है। इसका प्रयोग स्थायी रूप से डाटा इंफॉर्मेशन भंडारण के लिए किया जाता है। सीपीयू सीधे इस मेमोरी का उपयोग नहीं करता है, बल्कि वे इनपुट आउटपुट रूटीन द्वारा मेमोरी को एक्सेस करता है। जो भी आपने डाटा सेव करा वो उसको स्टोर करेगा, नहीं करा तो वो स्टोर नहीं करेगा। तो वहां पे कौन सी मेमोरी काम आती है? सेकेंडरी मेमोरी। फिर है आपका सेकेंडरी मेमोरी की कुछ विशेषता दे रखी है। ये ऑप्टिकल मैग्नेटिक मेमोरी होती है, बैकअप मेमोरी के रूप में उपयोग की जाती है, यानी कि डाटा को सेव रखती है। बिजली बंद होने के बाद भी डाटा स्थायी रूप से सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर होते हैं। प्राइमरी मेमोरी की तुलना में इसकी जो स्पीड होती है वो कम होती है, यानी कि डाटा को इधर से उधर भेजने में धीरे धीरे चलती है। बड़े भारी भरकम डेटा कम लागत में संग्रहित किए जा सकते हैं, जैसे कि हार्ड डिस्क, डाटा को स्टोर करने का एक साधन। ठीक है। फिर है हमारा हार्ड डिस्क, हार्ड ड्राइव। पीछे देखिएगा एक हार्ड ड्राइव का फोटो दे रखा, हार्ड डिस्क का फोटो दे रखा। इसमें जाके आपके डाटा कंप्यूटर में स्टोर होते हैं। इधर साइड के जितने भी कंप्यूटर हैं उन सब में हार्ड डिस्क लगा हुआ है, और इसी प्रकार का हार्ड डिस्क होता है। ठीक है, इसमें डाटा इस प्रकार से भरा जाता है। और अब हार्ड डिस्क की जो कैपेसिटी होती है टेराबाइट तक होती है, 1000 से ज्यादा जीबी के डाटा आराम से स्टोर किए जा सकते हैं। फिर ये ऑप्टिकल डिस्क। ऑप्टिकल डिस्क यानी कि गोलाकार जो डिवाइस होता है डाटा को स्टोर करने के लिए, इसको बोलते हैं ऑप्टिकल डिस्क, लाइक सीडी और डीवीडी। पहला है आपका सीडीआर। इसमें 650 से 700 MB तक डेटा होता है, वन लेयर, यानी कि एक ही साइड में डाटा भरा जाता है। ठीक है, ये रिकॉर्डेबल होता है, इसमें डाटा वापस हटा नहीं सकते। ये 10 से 15 रुपए का सीडी आता है। फिर इसी की जगह आता है आपका डीवीडी रोम। उसमें 4.7 GB तक का डाटा हटाया भरा जा सकता है। ठीक है, ये रिकॉर्डेबल भी हो सकता है और रीराइटेबल भी हो सकता है, इसलिए कुछ नहीं दे रखा है। डीवीडी आर में 4.7 GB तक का डाटा भरा जाता है, ये रिकॉर्डेबल होता है। और डीवीडी आर डब्ल्यू में 4.7 GB डाटा, इसमें आप डाटा को वापस हटा सकते हैं। डीवीडी आर डीएल 8.5 GB तक के डाटा होता है, डबल लेयर होता है। इसमें गेम भरने का काम आता है। आजकल सीडी लोग कम काम में लेते हैं, लेकिन गेम पहले भरते थे तो दोनों साइड में भरे जा सकते हैं। वो सीडी महंगा आता था, 250-300 रुपए। ठीक है, तो सबसे ज्यादा जो डाटा स्टोर की कैपेसिटी कितनी होती है? 8.5 GB तक। मिनिमम 650 से 700 MB तक डेटा होता है सीडी। फिर है WORM, वोम। वोम का पूरा फुल फॉर्म RST में पूछा जाता है, अंडरलाइन कर लेना। वोम का मतलब होता है राइट वंस रीड मेनी। सीडी की कैसेट में एक बार गाने भरने के बाद, एक बार मूवी भरने के बाद, एक बार वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद कई बार को आप उसको पढ़ सकते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं वोम्स। राइट वन, एक बार भरो और कई बार को उसको आप पढ़ सकते हैं। जब तक सीडी खराब नहीं होगा, स्क्रैच नहीं आएगा, आप चला सकते हैं। दादा परदादा की जो आज की भी शादी की कैसेट आप सुनते हैं ना,
पढ़ते ही है ना, देखते ही है ना कि वो खराब नहीं हो, खराब हो जाएगा तो आप देख नहीं पाएंगे ऐसा। ठीक है। और सीडी का पूरा नाम देखिएगा कॉम्पैक्ट डिस्क। ठीक है। और डीवीडी का पूरा नाम डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क या वीडियो डिस्क। डीवीडी में आप 4.7 जीबी से 8.5 जीबी तक के डेटा स्टोर किए जा सकते हैं। ब्लू रे डिस्क दोनों साइड में डाटा भरा जा सकता है। 50 जीबी से 500 जीबी तक के डाटा इसमें भी स्टोर किया जाता है। पेन ड्राइव, फ्लैश ड्राइव, जिसमें पेन की तरह आप उपयोग लेंगे, लगाएंगे और निकाल लेंगे, इसको प्ले एंड प्लग भी बोलते हैं। स्मार्ट मीडिया कार्ड, ये क्या काम आता है? आपका सेटअप बॉक्स होगा घर पे, टीवी चलाते होंगे आप लोग, आजकल वो कार्ड वाला सिस्टम आ गया। कार्ड में रिचार्ज करोगे तो ही चैनल चलेगा, अदरवाइज नहीं चलेगा। एक तो था डीटीएच जो फ्री वाला, जिसमें 8-10 जो चैनल आते हैं वो फ्री चलते हैं, उसमें कोई चार्ज नहीं, एक बार खरीद दो 1000-1200 रुपए, उसमें कोई चार्ज नहीं। लेकिन एक होता वो सेटअप बॉक्स कार्ड वाला आता है, उसमें हर साल, हर महीने, हर 6 महीने में आपको रिचार्ज करना पड़ेगा। रिचार्ज खत्म हो गया, चैनल बंद, तो क्या रिचार्ज करने के बाद चैनल भी डाउनलोड करने पड़ते हैं? अरे भाई, आपने जैसा सिम कार्ड होता है ना, अपना बंद हो गया क्योंकि अपना रिचार्ज खत्म हो गया, तो रिचार्ज कराओगे तो क्या नंबर भी वापस लाना पड़ते हैं? नहीं। नेटवर्क भी खरीदना पड़ता है? नहीं, वो ऑटोमेटिक चल जाता है। ठीक है। तो डाटा पहले से उसमें फीड है, लेकिन वो डिसेबल कर लिया जाता है क्योंकि आपका रिचार्ज खत्म हो गया। तो उसको बोलते हैं स्मार्ट मीडिया कार्ड। वो जैसे एटीएम कार्ड के जैसा था, उसमें पहले से आपके सारे सारे जो चैनल स्टोर है, लेकिन रिचार्ज खत्म हो गया इसलिए चैनल को बंद कर लिया गया, तो इसलिए वो स्टोरेज डिवाइस है। और सिक्योर डिजिटल कार्ड यानी कि आपका मेमोरी कार्ड, ये 2 प्रकार के होते हैं, मिनी एसडी कार्ड और माइक्रो एसडी कार्ड। माइक्रो एसडी कार्ड छोटा होता है, मिनी थोड़ा बड़ा होता है। तो यहाँ पर भी डाटा परमानेंटली स्टोर किया जाता है। लास्ट टॉपिक है हमारे आज का चैप्टर का, विंडोज 11 में कंप्यूटर सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन की जांच करना। देखिएगा, आप नया मोबाइल खरीदने के लिए जाते हो ना, तो सेटिंग में जाके, अबाउट में जाके देखते हो कि रैम कितना है, कैमरे की कैपेसिटी क्या है, स्टोरेज कितना, वो सारी चीजें आप चेक करते हैं। कितने कर्नाल पे अपना सीपीयू काम कर रहा है, वो सारा चेक करते हैं। उसी प्रकार से हमारे कंप्यूटर में भी, पीसी में जाके आप अपने इंफॉर्मेशन चेक कर सकते हैं, वो कहलाता है कॉन्फ़िगरेशन चेक करना। तो आप कॉन्फ़िगरेशन वर्ड यूज करेंगे कंप्यूटर के लिए भी, मोबाइल के लिए भी, तो आपको याद रह जाएगा। कॉन्फ़िगरेशन यानी कि उसका आंतरिक स्थिति देखना, अंदर क्या है, रैम कितना है, हार्ड डिस्क कितना है, कैमरा कितना है, सीपीयू कौन सा है, विंडोज कौन सा डाल रखा है, ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा डाल रखा है, वो सारा इसमें दिख जाता है। ठीक है। जैसे देखिएगा, हमने इस पे सेट विंडोज 11 पर आप अपने कंप्यूटर सिस्टम की जानकारी, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम, प्रोसेसर विवरण, रैम व अन्य विशेषताओं की जानकारी को देख सकते हैं। कहाँ जाके? सेटिंग ऑप्शन पे जाके क्लिक करोगे तो देखो यहाँ पे दिख रखा है नीचे सिस्टम और अबाउट, जिसमें लिख रखा है, डिवाइस नेम में आ रहा है डेस्कटॉप फलाना फलाना, है ना। प्रोसेसर का नाम है इंटेल कोर i3, इंटेल कोर i3। आगे लिख रखा है 530, यानी कि 5 जनरेशन का है। 530 आ रहा है, मतलब 5 जनरेशन है। यहाँ पे 600 आता तो 6 जनरेशन, 7 आता तो 7 जनरेशन। तो ये इसका कॉन्फ़िगरेशन कहलाता है। रैम कितना है? 4 जीबी है। और कितना जीबी तक खाली है, कितना जीबी तक भरा हुआ, वो लिखा हुआ है। तो ये जो चीज आपको दिखाई दे रही है, जो मैंने पढ़ा है, इसको बोलते हैं कंप्यूटर का कॉन्फ़िगरेशन चेक करना, उसके आंतरिक स्थिति देखना। ये आप मोबाइल में भी देखते हैं, लैपटॉप में भी देखते हैं। ठीक है। और आगे जाओगे तो इस प्रकार लाइन के वाइज आते हैं, कीबोर्ड माउस सपोर्ट कौन सा करेगा। फिर पीछे और जाओगे, ये आपका जो डैशबोर्ड जो आपका दिख रहा है, इसको बोलते हैं डोज, ऑपरेटिंग सिस्टम। मैंने कल आपने उस दिन पढ़ा था डोज और विंडोज, तो ये आपके डोज का एक फोटो है। पहले कंप्यूटर ऐसे चलता था, कोई ये डेस्कटॉप है, ये कंप्यूटर का डेस्कटॉप है पहले के जमाने का। ठीक है। अब इसमें बताओ कौन सा फोल्डर दिख रहा है आपको, कौन से फाइल दिख रहे, कौन से फोटो दिख रहे, ब्लैक कलर का इसके नारा व्हाइट कलर में लिखा जा रहा है, इसको बोलता है डिस्क ऑपरेटिंग। फाइल को सेव करने के लिए लिखना पड़ता था, फाइल को ओपन करने के लिए भी लिखना पड़ता। एक कॉमा फुल स्टॉप भी भूल गए फाइल का तो खुलेगी नहीं, बंद नहीं होगी और गुम जाएगी फाइल। ठीक है। और इसी प्रकार से कार्य करेगा, कोई फोटो नहीं दिखता इसमें। ठीक है। तो ये कहलाता है हमारा डोज ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके द्वारा भी हम हमारे कंप्यूटर का कॉन्फ़िगरेशन चेक कर सकते हैं। चैप्टर कंप्लीट। किसी का कोई क्वेश्चन है क्या? नहीं है? हम आपको क्वेश्चन समझा देते हैं। डेजी व्हील प्रिंटर का एक प्रकार है, इंपैक्ट प्रिंटर की श्रेणी में आता है, नॉन इंपैक्ट इंपैक्ट प्रिंटर की श्रेणी में आता है। निम्न में से कौन सी मेमोरी प्रति सेकंड के बार रिफ्रेश होती है? डायनेमिक, डायनेमिक एस होना चाहिए ना, है? नहीं, पर आंसर बी क्यों दिया?
डायनेमिक रैम करो अभी। रैम से अधिकाधिक प्रयोग में ली जाने वाली जानकारी को संग्रहित करने के लिए कौन सी मेमोरी का उपयोग किया जाता है? कैश मेमोरी की। एक ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस जो कागज पर पेंसिल द्वारा लिखी जानकारी को स्कैन करता और पढ़ता है, क्या कहलाता है? OMR मशीन। निम्न में से कौन सी मेमोरी ए स्तर प्रकृति की है? रैम। और कंप्यूटर के साथ संयोजन में प्रयुक्त कौन सा प्रिंटर टोनर ड्राई इंक पाउडर का प्रयोग करता है? लेजर प्रिंटर ब्लैक पाउडर का उपयोग करता है। आपको कंप्यूटर के कॉन्फ़िगरेशन से क्या मतलब है? प्रोसेसर यानी कि सीपीयू की विनिर्देश यानी कि उसकी जानकारी लेना, हाँ। मेमोरी की जानकारी लेना, हाँ। हार्ड डिस्क की जानकारी लेना, हाँ। उपरोक्त सभी सारी जानकारी आप ले सकते हैं। डीपीआई का पूरा नाम क्या है? डॉट प्रति इंच, यानी कि एक डॉट के अंदर कितने एक इंच के अंदर कितने डॉट बन रहे वो कहलाता डीपीआई, डॉट पर इंच। डीपीआई डॉट पर इंच, यानी कि एक इंच के अंदर कितने डॉट है? 4 डॉट है तो 4 मेगापिक्सल का कैमरा आपका यहाँ पे यूज किया गया है। तो इस प्रकार से चैप्टर नंबर कंप्लीट हुआ हमारा सेकंड। अनवर सर वो कल वाले टेस्ट पेपर दे देना। बिल्कुल देंगे, टेस्ट भी लेंगे बेटा। सर आज मुझे